इंडिया थिंक टैंक काउंसिल और गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मेरे साथ मंच पर उपस्थित तमिलनाडु और पौंडीचेरी के महामहिम राज्यपाल महोदय डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन, गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, रजिस्ट्रार श्री डॉक्टर PM पटेल, इंडियन थिंक काउंसिल के डायरेक्टर श्री सौरभ पांडे जी, मेरे साथी विधायक श्री अमित भाई शाह, डॉक्टर हर्षद भाई पटेल, श्री जितेंद्र भाई पटेल, श्री कौशिक भाई जैन, सभी शिक्षा क्षेत्र के पदाधिकारी, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, सभी विद्यार्थी मित्र, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। शांत થઈ ગયા બધા? વિદ્યાર્થીઓને અમારા વખતે થોડું આમ સાંભળવાનું મુશ્કેલ પડતું હતું, અત્યારે તો બહુ મુશ્કેલ પડે, કારણ કે ઘેર સોશિયલ મીડિયા બે એટલું બધું આપી દે કે હવે શું નવું સાંભળવાનું એમ. પણ અનુભવ એવો છે કે ગમે તારે સાંભળતા સાંભળતા કઈ વસ્તુ કયા ઉદાહરણથી ક્લિક થાય એ ખબર નથી હોતી આપણને વિદ્યાર્થી કાળમાં. એટલે સાંભળવાનું થોડું, બેઠા છીએ તો શાંતિથી સાંભળવાનું. અહીંયા બેઠા હોય ને પછી મોબાઈલ તો હશે ને પાછો જોડે કે નથી? છે ને જોડે? એટલે ચાલુ ને ચાલુ પેલો અવાજ આવ્યા કરતા ને, કાં તો વાઇબ્રેશન મોડ મુકાયો હોય તો વાઇબ્રેશન થોડો હલે એટલે ખ્યાલ આવે કે કંઈક આવ્યું પાછું નવું. પણ તમારા બધા ઉપર બહુ મોટો ભરોસો માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીને છે. અને એ તમારા ભરોસે વિકસિત ભારતની નીમ મૂકી છે, યુવાના ભરોસે. એટલે આપણે બધાએ સાથે કામ તો કરવું પડશે ને. इंडिया थिंक टैंक काउंसिल और गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कल्चर इकोनॉमी कॉन्क्लेव में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के पुनर्जागरण के संवाहक रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब हम 2047 में भारत की आज़ादी का शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाए तब तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरा मानना है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, डाइवर्सिटी कल्चर ही विकसित भारत का आधार स्तंभ बनेगा। इकोनॉमी और कल्चर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी देश प्रदेश की संस्कृति का उसकी इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमी भी उसकी संस्कृति को प्रभावित करती है, और इसीलिए कल्चर इकोनॉमी को समझना और देश की प्रगति और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज कल्चर इकोनॉमी कॉन्क्लेव का आयोजन भी इसी उद्देश्य के किया गया है। भारत की संस्कृति विविधता से परिपूर्ण है। अनेक भाषा बोली, रहन सहन, खान पान, पहनावा, त्यौहार और धर्मों का संगम ही भारत की अनूठी संस्कृति है। इसी संस्कृति विविधता ने भारत की इकोनॉमी को भी समृद्ध बनाए रखा है। भारत में एक भी महीना ऐसा नहीं हो जब किसी राज्य या क्षेत्र में कोई त्यौहार न मनाया जा रहा हो। ये त्यौहार परंपराएं हमारे बाज़ारों को गुलजारा रखती है। लोगों को ऑनलाइन मार्केट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छूट और कई तरह से फेस्टिवल ऑफर्स भी मिलते हैं। हम जानते हैं कि दिवाली के महीने में देश में GST कलेक्शन भी सबसे अधिक होता है। हमारी कल्चर एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी को एक नई ताकत
और नई गति प्रदान करती है। गुजरात की संस्कृति विरासत गरबा को 2 दिन पहले ही यूनेस्को ने अमृत विरासत घोषित किया है। गुजरात में नवरात्रि पर्व के कारण पूरी एक फेस्टिवल और इवेंट इंडस्ट्री चलती है। लोगों को अहमदाबाद के हेरिटेज का आनंद लेने के लिए हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाता है। मुलाकातियों को अहमदाबाद के इतिहास की झलक, पोल कल्चर और लोकल मार्केट का लाभ मिलता है। जो प्रोडक्ट या कंपनी भारतीय मार्केट में मूल में रची बसी संस्कृति को नहीं समझती, वह सफल नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने अपने अथाक प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी गई है। जन धन खाता, जीएसटी सुधार, माइक्रो फाइनेंस स्कीम जैसी पहल करने उन्होंने देश की इकोनॉमी को अधिक समावेशी और मजबूत बनाया है। प्रधानमंत्री जी अब देश के कल्चर एस्पेक्ट पर फोकस कर पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण इससे बड़े उदाहरण हैं। इन दोनों कॉरिडोर के निर्माण से पिलग्रिमेज टूरिज्म को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्टअप हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत ऑल वेदर रोड का भी निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भी होने जा रहा है। यह मंदिर भारत की पहचान और संस्कृति का प्रतीक होगा। गुजरात के द्वारिका में भी पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ पुराने व्यापारिक संबंधों को बेहतर करने और लोक व्यवहार बढ़ाने के उद्देश्य सौराष्ट्र तालीम संगम की एक नई परंपरा भी शुरू की है। इस पहल के तहत तमिल भाइयों और बहनों ने गुजरात के सोमनाथ और उत्तर प्रदेश के वाराणसी को दौरा किया। गुजरात में हमने इन तमिल भाइयों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ कपड़ा और व्यापार के संबंधित सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए। प्रधानमंत्री जी ने माधुपुरा घेड़ मेले की भी परंपरा शुरू करने के गुजरात और उत्तर पूर्व के बीच प्राचीन संबंधों को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। इतना ही नहीं, इस मेले से स्थानीय लोगों को रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पूजा स्थलों को विकसित करने के लिए प्रसाद योजना लागू की है, जिसे कल्चर एपिसेंटर कहा जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कल्चर हेरिटेज के साथ साथ भारतीय संगीत, साहित्य, नृत्य जैसी विभिन्न कलाओं को प्रोत्साहित कर कला व्यवसाय को उचित मंच देने का साथ साथ कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नए आयाम स्थापित करने का भी काम किया है। तानारीरी फेस्टिवल, उत्तरार्ध महोत्सव, डांग उत्सव की शुरुआत करने के उन्होंने आर्ट, लोकल कल्चर और इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया है। कल्चर और इकोनॉमी के ताने बाने को समझना थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यह कहना जरूरी है कि किसी भी देश की इकोनॉमी ही उसका इंजन है और उसका कल्चर हेडलाइट है, जो उसे आगे का रास्ता दिखाती है। देश की समृद्धि संस्कृति ही अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमने अपनी संस्कृति को जड़ों को मजबूत कर अपने आर्थिक प्रगति पथ को आगे बढ़ाना है। इस कॉन्क्लेव में इस संबंध में विचार विमर्श होंगे। इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु और दुनिया का सबसे विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरीब गुजरात।